सरकार को इतनी हबड़-तबड़ की, इतनी जल्दी की आवश्यकता क्या है? क्या राजनीतिक फायदे के लिए वो लोग यूसीसी लेकर के आए? 1.25 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उत्तराखंड के हर नागरिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो मैं मानता हूं इसमें जल्दबाजी, अति उत्साह ये गलत है। और मैं ये भी मानता हूं कि सरकार इसकी आड़ में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। इसको मैं अध्यक्ष जी आपसे सिफारिश करता हूं। मैं अध्यक्ष जी आपसे आपने बफर जोन खो दिया। आप इतना विषय मत बनवाइए। आपने बफर जोन भी खो दिया। आपने चाइना के आगे घुटने टेक दिए। आपने चाइना के आगे घुटने टेक दिए भाई। तो मैं आपसे माननीय अध्यक्ष जी आपसे मांग करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया जाए, उस पर गहन विश्लेषण के बाद इसको लाया जाए। माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्षा जी, यूसीसी पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्षा जी, जब कल सदन में यूसीसी के ड्राफ्ट को ले किया गया तो उस समय ऐसा लग रहा था कि ये यूसीसी राज्य में लागू ना होकर के किसी देश में लागू हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे हुए प्रत्येक साथी से कहना चाहता हूं कि हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं और जब हम यूसीसी का जिक्र करते हैं तो निश्चित रूप से यूसीसी लागू करने से पूर्व हमें संविधान को भी देखना होगा और संविधान के तहत संसद द्वारा पारित कानूनों को भी देखना होगा। यूसीसी के ड्राफ्ट को जब ले किया गया तो इस पर चर्चा के लिए जो समय निर्धारित किया गया उस समय बहुत कम है, बहुत सारी खामियां हैं। मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि उन खामियों पर जो है सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का काम करूंगा और चाहूंगा भी कि यदि हम यूसीसी इस प्रदेश में लागू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से संविधान के दायरे में हमको कदम आगे बढ़ाने चाहिए। लेकिन जो ड्राफ्ट देखा गया उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद संभवतः संविधान सम्मत नहीं है। अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहूँगा संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ये सिर्फ कोई प्रदेश के लिए नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि राष्ट्र के लिए। तो जो संविधान की मूल भावना है, मैं समझता हूं कि इस मूल भावना का हमको सबको जो है निश्चित रूप से आदर करना चाहिए, क्योंकि ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है। और कल जब यूसीसी का ड्राफ्ट ले हो रहा था तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम साथी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? तो इस संविधान के अनुरूप जो है हमको चलना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षा जी, जब हम इस बिल को देखते हैं, इस ड्राफ्ट को देखते हैं, तो इसमें जो प्रारंभिक है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार, इसके खंड 3 पर जब हम जाते हैं तो लिखा है इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य भर पर है
और यह उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होता है जो उस क्षेत्र से बाहर अव्यवस्थित हैं, जिस पर इस संहिता का विस्तार है। माननीय अध्यक्षा जी, आपने कहा कि हम यूसीसी को जो है उत्तराखंड के बाहर जो लोग रहते हैं उस पर भी प्रभावी करने का काम करेंगे, लेकिन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर आप संविधान की धारा 19 वो हम जब देखते हैं, जिसमें लिखा है वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, जिसमें घ पर लिखा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरक्षण का, दूसरा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने का। तो भाई ये अजीबोगरीब जो है, किस तरीके से आप जो लोग बाहर हैं, उत्तराखंड राज्य में तो यूसीसी लागू हो गई, लेकिन उत्तराखंड का नागरिक अगर उत्तराखंड राज्य से बाहर कहीं पर निवास कर रहा है, जिस राज्य में यूसीसी नहीं है, तो फिर उस पर आपका कानून किस तरीके से प्रभावी होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे माननीय अध्यक्षा जी, मैं चाहूँगा कि संविधान के दायरे में और कानून किस तरीके से बाहर जो उत्तराखंड के लोग हैं उस पर इसको जो है लागू करने का काम करेगा, इस पर कोई बात जो है नहीं कही गई है। इसी तरीके से अगर हम देखें प्रारंभिक जो है, जो 3 नंबर है, 3 नंबर के ढ पर तीसरा बिंदु है, केंद्र सरकार या उससे किसी उपक्रम संस्था का ऐसा अस्थायी कर्मचारी है जो राज्य के क्षेत्र के भीतर कार्यरत है। अरे अगर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे सर्वे ऑफ इंडिया हो, यहाँ पर आएगा, निवास करेगा, तो उस पर ये आप लागू कर सकेंगे क्या? सिर्फ उस समय तक, सीमा तक जब वो उत्तराखंड में रहेगा, और जब उत्तराखंड के बाहर वो जाएगा तो क्या ये कानून प्रभावी रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी जो है इस बिल में कोई बात नहीं कही गई है। तो अध्यक्षा जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो प्रावधान इसमें किए गए हैं, अब हम ये जो अध्याय 4 है जिसमें विवाह विच्छेदन है, उसमें विवाह विच्छेदन के ख के हम 3 के 2 पर जाते हैं। इस संहिता के लागू होने से पूर्व अनुस्थापित अनुबंधित विवाहों के द्वारा पति की 1 से अधिक पत्नियों को, जब कानून अब बनेगा, यूसीसी अब आपने सदन के अंदर रखा है, जब वो कानून का स्वरूप लेगा, इससे पहले कैसे लागू हो जाएगा? जो कृत पहले हो चुका है उस पर कैसे प्रभावी होगा ये यूसीसी का कानून? जो है ये तो प्रभावी हो ही नहीं सकता। ये व्यवस्था आपने इस ड्राफ्ट में की है। और अध्यक्षा जी, मैं कहना भी चाहूंगा, संविधान जो कहता नहीं, ये लागू नहीं हो सकता, मैं ये कहना चाह रहा था। दूसरा मैं कहना चाह रहा था, यूसीसी का भाग 3 बहुत महत्वपूर्ण है माननीय अध्यक्ष जी। ये जो भाग 3 है यूसीसी का, इसमें 378 की जो धारा, उसको हम जब देखते हैं, सहवासी संबंध के सहवासियों द्वारा कथन का प्रस्तुतिकरण, राज्य के भीतर सहवासी संबंध में रहने वाले सहवासियों को
चाहे वो उत्तराखंड के निवासी हों या नहीं। धारा 381 के उपधारा 1 के अधीन सहवासी संबंध का कथन उस निबंधन के कथन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके आधिकारिक क्षेत्र में वह इस प्रकार से रह रहा हो। और माननीय अध्यक्षा जी, जब हम इसको देखते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में ममता रानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2023, सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन की बात मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है क्या है कि लिव इन रिलेशन के पंजीकरण की व्यवस्था मूर्खतापूर्ण विचार है। लिव इन रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम किसी भी कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं इस तरीके से कि लिव इन रिलेशन में आप जो रह रहे हैं, कई बार कई दंपति इसलिए लिव इन रिलेशन में रहते हैं कि वो देखते हैं कि हम भविष्य में साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, और अलग अलग इसके तरीके हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट तक ये कह रहा है कि लिव इन रिलेशन के पंजीकरण की व्यवस्था मूर्खतापूर्ण विचार है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने इसको जो है कानूनी जामा पहना दिया। और 378 के 387 अपराध एवं दंड, जो कोई भी व्यक्ति सहवासी संबंध में प्रवेश की तिथि से 1 माह से अधिक समय तक ऐसे संबंध में रहते हुए धारा 381 के उपधारा 1 के अंतर्गत सहवासी संबंध का कथन प्रस्तुत नहीं करता है, उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर 3 माह तक के कारावास या 10,000 रुपए तक की शासित या दोनों से दंडित किया जाएगा। माननीय अध्यक्षा जी, ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। मैं आईसीपी का जिक्र नहीं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जब संविधान जो बात कह रहा है उसके इतर हम कोई बात कहेंगे तो मैं समझता हूं कि ये जो है संभव नहीं हो पाएगा और अजीबोगरीब स्थिति हो गई। आपने तो लिव इन रिलेशन में जो रह रहा है उसको शादी का दर्जा दे दिया। शादी करने की आवश्यकता ही नहीं। लिव इन रिलेशन में कोई अगर रह रहा है तो अगर कोई शिकायत करता हो तो फिर भाई तो जो व्यवस्थाएं आपने इस यूसीसी में की है वो तो सीधे जो है आप लिव इन रिलेशन को भी शादी मान रहे हैं, उसको भी आप शादी के रूप में इंपोज करना चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यूसीसी 1(3) में अगर उत्तराखंड का कोई व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर दूसरे प्रदेश में निवास करते हुए लिव इन में रह रहा हो तो पंजीकरण ना कराए तो उसे प्रोवाइड कराएंगे कैसे? ये कैसे संभव? राज्य के बाहर कोई उत्तराखंड का कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रह रहा है, वो पंजीकरण ना कराए। दूसरे राज्यों में तो यूसीसी नहीं है, आपने तो उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लाने का काम किया है, तो फिर दूसरे राज्यों में तो ये कानूनी नहीं है, तो दूसरे राज्यों में तो लिव इन रिलेशन में रह सकता है। आप कह रहे हैं कि नहीं, उत्तराखंड का कोई व्यक्ति जो है बाहर के राज्यों में भी लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकता। ये हालत, ये स्थिति जो है, इसको जल्दबाजी में जो मैंने कहा कि इसको जल्दबाजी में लागू करने का काम जो है सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। अब यूसीसी के निरसन एवं व्याय वृत्तियां, इसमें नंबर 1 पर लिखा है इस संहिता की धारा 2 के अधीन रहते हुए कोई भी विधि, अधिनियम या अन्यथा
रुचि, परंपरा या प्रथा जो इस संहिता में उल्लिखित विषयों से संबंधित हो और जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व राज्य में लागू रहे हों, राज्य की सीमांतर्गत उस सीमा तक निष्प्रय हो जाएंगे जहां तक इन संहिता के निहित प्रावधानों से असंगत हो। अब ये तो अजीबोगरीब स्थिति है कि आप यूसीसी के तहत 390 में जो आपने कहा है कि सारे कानून निष्प्रय हो जाएंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? मैं इसलिए इस बात को माननीय अध्यक्षा जी कह रहा हूं, संविधान के अनुच्छेद 254 क्या बोलता है? संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, किसी उपबंध में या सीमावर्ती राज्य में प्रगणित क्या विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो खंड 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथा स्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वो ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद से पारित की गई हो, या विद्यमान विधि अभिव्यासी होगी और उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो माननीय अध्यक्षा जी संविधान इस बात को कहने का काम कर रहा है। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं अध्यक्षा जी, विशेष विवाह अधिनियम 1954 इस संसद द्वारा पारित अधिनियम है, और इसमें आपने जो संपत्ति के परिप्रेक्ष्य में कहा है, और इसमें जो धारा 19 है इस अधिनियम की, धारा 19 में अभिव्यक्त कुटुंब के सदस्य पर विवाह का प्रभाव, अभिव्यक्त कुटुंब के ऐसे सदस्य के जो हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन धर्म को मानता हो, इस अधिनियम के अधीन अनुस्थापित विवाह के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उसे उस कुटुंब से पृथक कर देगा। माननीय अध्यक्षा जी, यदि एक पिता का एक पुत्र है और अगर वो दूसरे समुदाय से विवाह करता है, तो वो कुटुंब से बाहर का सदस्य माना जाएगा, उसे कुटुंब में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जो है वो जो है पिता का एक ही पुत्र है, तो अगर वो कुटुंब से बाहर होगा, उसकी संपत्ति का क्या होगा? आपने तो विशेष विवाह अधिनियम नियम 1954 में जो व्यवस्था है इस यूसीसी के कानून से, उसको भी जो है समाप्त करने का काम किया है। ये हालत, ये स्थिति माननीय अध्यक्षा जी आज इस यूसीसी के माध्यम से इस प्रदेश की होने जा रही है। माननीय अध्यक्षा जी, संविधान के, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, संविधान के इतर अगर हम कोई कृत्य करते हैं तो स्वतः ही अवैधानिक माना जाता है। यदि केंद्र सरकार या संसद द्वारा पारित कानून और उसके इतर हम कोई कृत्य करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि राज्य का कानून जो है वो अस्तित्व में नहीं रह सकता है। और संविधान के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्षा जी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, मैं एक थोड़ा सा उसका उल्लेख करना चाहता हूं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने तमाम अंतर विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है
और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई। यह तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को शुरू हुआ और 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिया है। संविधान के प्रति मैं समझता हूं कि जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वो इस यूसीसी में दिखाई नहीं दे रही। बात को कंक्लूड करें। मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूँ। इसलिए माननीय अध्यक्षा जी, हमारे बहुत सारे साथी कल जो है अब अपना अभिभाषण भी इस यूसीसी पर बोलते हुए कह रहे थे और आज भी बोलते हुए कह रहे थे कि ये यूसीसी महिलाओं को समर्पित है। और मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं, यदि ये सरकार वास्तव में महिलाओं के प्रति संवेदनशील है और इस यूसीसी को महिलाओं को समर्पित करना चाहती है, तो मैं सदन में बैठे हुए प्रत्येक साथी से कहना चाहता हूं कि हमारी बहन अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है, जिसमें उसके माता पिता कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सत्ता में बैठे हुए लोग इस यूसीसी को महिलाओं के लिए समर्पित कहने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच की संस्तुति राज्य सरकार नहीं कर रही है। इस संवेदनशील मुद्दे पर क्यों सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं? ये हम पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। इस अध्यक्षा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यूसीसी जैसा विषय आज सदन के अंदर आपने रखा है और चाहते हैं कि सर्वसम्मति से पारित हो। हम सर्वसम्मति से पारित करने से गुरेज नहीं कर रहे, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि इस पर व्यापक चर्चा भी होनी चाहिए और व्यापक अध्ययन भी होना चाहिए। और जब व्यापक चर्चा होगी, अध्ययन ये होगा, ये तभी संभव है जब हम इसको प्रवर समिति को भेजने का काम करें। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि इसको प्रवर समिति को भेजा। ये तो यूसीसी को भी एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। अभी हमारे बहुत सारे साथी तर्क वितर्क दे रहे थे, मैं उसे बड़ी गंभीरता के साथ सुन रहा था। अरे भगवान की जब हम उपासना करते हैं तो क्या हम चौराहे पे खड़े होकर उपासना करते हैं लाउड स्पीकर के माध्यम से? हम मंदिर में बैठ के, घर के अंदर भी जो हमारा छोटा सा मंदिर है, उस छोटे से मंदिर में बैठ करके हम अपने आराध्य को जो हमारे हैं उनकी पूजा करने का काम करते हैं। ये मैं समझता हूं आज ऐसी विकृति पैदा हो गई है कि यदि आप चौराहे पर अपने आराध्य का नाम नहीं लेंगे तो कह देंगे कि आपका उससे कोई सरोकार नहीं है। तो अध्यक्षा जी, इस परंपरा को रोकिए। और मैं तो चाहूंगा कि कम से कम सदन के अंदर तो हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात हो रही है और उस महत्वपूर्ण विषय पर जो है हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात कर रहे हैं। कभी हम कहते हैं कि हमने ये सिखाया, हमने सिखाया। अरे हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि हर सदस्य की ऐसी है कि वो जिस धर्म में आस्था रखता है उस धर्म के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। इसमें शंका नहीं की जा सकती है। ये पक्ष और विपक्ष होता है, राजनीति में पक्ष और विपक्ष भी रहेगा और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि इस देश के अंदर पक्ष और विपक्ष भी है। और मैं तो कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्षा जी, हमने तो कल जब सत्र प्रारंभ हो रहा था तो व्यवस्था के माध्यम से हमने ये बात कही थी कि स्थगित सत्र को आप पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। और जब स्थगित सत्र को आप प्रारंभ कर रहे हैं, कहीं पर भी वो विशेष सत्र नहीं है, तो स्थगित सत्र की जो परंपराएं हैं उस परंपरा का निर्वहन किया जाए। सदन को कार्य संचालन नियमावली के तहत संचालित किया जाए। लेकिन सत्ता के मद में मदमस्त लोग कार्य मंत्रणा में भी कहते हैं कि भाई हमारा बहुमत है, हम जो चाहे वो करने का काम करेंगे। तो मैं तो कहना चाहता हूं, फिर भाई कार्य मंत्रणा की बैठक क्यों बुला रहे हैं? वो हमको भी पता है
उत्तराखंड के लोगों को भी पता है कि सत्ता आपके हाथ में है और बहुमत के आधार पर आप करना चाहते हैं, विपक्ष को विश्वास में नहीं लेना चाहते हैं, तो आप करने के लिए स्वतंत्रता आप करने का काम करें। विधानसभा में भी आपका क्या नाम बहुमत है, तो फिर विधानसभा सत्र को बुलाने की भी कहां आवश्यकता है। यदि हम जो है बहुमत के आधार पर चीजों को पारित करने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कदापि उचित नहीं है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। माननीय सदस्य श्री शहजाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका। और मैं 2 इजाजत चाहता हूँ, बोलने की और लिखा हुआ पढ़ने की। कल हुई थी ना बात। मैं चाहता हूँ आप भी चले जाए, नहीं तो बीच में टोकेंगे। कोई बात नहीं, मुझे आप ही काफी है। दामी साहब बैठे, मदन भाई हैं, तो ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं। मैंने शहजाद जी को जो बात कहनी है और जिनको सुनानी है वो बैठे रहे तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि आप मुझे मालूम है जब इस पर सदन में चर्चा समाप्त हो जाएगी तो फिर हाँ ना होना है और कुछ नहीं होना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ सदन में कि जय श्री राम और जय सिया राम। नहीं, बीच में अग्रवाल जी फंस गए। धर्म की एक अवधारणा है, जो तफ करते हैं, जो इबादत करते हैं, उनका सिर्फ एक चीज होता है, माँ पे सो, हराम खा, चोरी कर। माँ का मतलब जमीन पर सो, गुस्सा खत्म कर, इबादत चोरी से कर, तप चोरी से कर। आप ऐसा अग्रवाल जी नहीं कर पा रहे। अल्लामा इकबाल बड़े शायर हुए हैं भारत के। उन्होंने श्री राम को इमामुल हिंद कहा है। जो श्री राम हैं वो किसी एक के नहीं है, जो भारत में रहते हैं वो सबके हैं। लेकिन अग्रवाल जी पैटर्न कराना चाहते हैं कि हमारे सिवा राम किसी के आराध्य ना हो, कोई नाम ना ले। राम तो राम है। दूसरी बात, रामचरितमानस जो लिखे तुलसी राम जी ने, मैं उनकी एक चौपाई पढ़ता हूँ, तुलसीदास जी को कि कोई बात नहीं, समरथ को नहीं दोष गुसाई। इसका क्लियर सा अर्थ है, जिसका अर्थ है कि समर्थ धन्यवान व्यक्ति जो साधन संपन्न हो, बलशाली हो, प्रभावशाली हो, आचरण सुनिश्चित सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत होने के बाद भी उसको नियम विरुद्ध दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब आप समझ लो। माननीय अध्यक्ष जी, जो ड्राफ्ट आया है, जब से सरकार की अवधारणा इसे लाने की थी, आना चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन पूर्ण कानून आना चाहिए था। हमारे यहाँ धार्मिक ताना बाना है, कोई एक धर्म नहीं है। जहाँ सनातन धर्म है उसके अनुयायी बहुत ज़्यादा हैं, वहीं मुस्लिम भी है 18-20%, वो भी है। सिख धर्म भी है, जैन धर्म भी है, बौद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है,
सब लोग हैं और सबके अपने रीति रिवाज हैं। मैं भी संडे में जो यहाँ कार्य मंत्रणा नेता दलों की मीटिंग हुई, उसके बाद अग्रवाल जी के यहाँ गया, इनके भाई के शोक में। तो मैं देखा वहाँ कि 2 पंडित जी बैठे हैं, अग्रवाल जी भी थे, मैं भी हाथ जोड़ के वहीं बैठा। पंडित जी कह रहे थे कि भाई इस दिन पंचक लग जाएंगी, हंडिया फला दिन बंधेगी, गुरुड़ पुराण फला दिन होगी, दसवीं फला दिन होगी और 13वीं फला दिन होगी। अगर अग्रवाल जी को अपने धर्म के अनुसार, महान पंडितों से सलाह मशवरा के अनुसार जीने का अधिकार है तो मुझे क्यों नहीं? अग्रवाल जी ने भाई जो धारा 29 है, जो बिल दिया गया है, अधिनियम दिया गया है, धारा 29 में जो विवाह विच्छेद है, इस्लाम धर्म में महिलाएं आपके भी धर्म में हमारे भी धर्म में ज्यादा धार्मिक होती है, पुरुष के मुकाबले पे ज्यादा धार्मिक होती है, वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रखती है। जो यहां मैं कहना चाहता हूं कि मेडिकल साइंस भी कहता है, और जो आईपीसी की धारा 12 है साक्ष्य, वो कहती है 280 दिन। मेडिकल साइंस कहता है कि पुरुष का डीएनए 75 दिन जीवित रह सकता है, 75 दिन में वो कभी भी कारगर हो सकता है। इस्लाम धर्म में जो मेरे नबी हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, उनकी जो किताब है कुरान शरीफ, उसका संविधान का टकराव नहीं है, आप ये मान लीजिए। उसमें अधिकार दिया है जिस देश में रहो उसके कानून को मानो, उसके उसमें बलिदान देने के लिए भी तैयार रहो, खून की आवश्यकता पड़े तो दो, उसकी सुरक्षा करो, कलाम पाक में दिया गया है। संविधान में भी अधिकार अलग अलग है। संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करूं। शरीयत क्या है? का मतलब क्या होता है? मैं अरबी नहीं पढ़ा हुआ। मैंने अपने स्कूल में श्री राम को भी पढ़ा है, कृष्ण को भी पढ़ा है, भजन भी गाए हैं, सब काम करके हम यहाँ पहुंचे हैं। अगर पुरुष का डीएनए 75 दिन रहता है, अक्सर देखने में आ जाता है कई बार जो महिला गर्भवती होगी उस माहवारी भी होती रहती है, बच्चा भले ही कमजोर हो, बच्चा पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ क्लियर दिया गया है, अगर कोई मर्द तलाक देगा, तलाक भी 3 किस्म की है। तलाक बिद्दत जो केंद्र सरकार ने खत्म की है, जहां से चला है सऊदी में, अगर तलाक बिद्दत दी है तो नियमता 100 कोड़े लगेंगे उस पुरुष का तलाक बिद्दत देने के लिए। तलाक होगी लेकिन 100 कोड़े का वो भागीदार होगा। तलाक हसन, तलाक एहसान जो आपने करी है, वह तलाक होगी 3 महीने 10 दिन 100 दिन वो महिला अपने परिवार के साथ रहेगी, जिससे उसका निकाह हो सकता या कहीं तय कर सका, उसके संपर्क में नहीं जा सकती। अगर पुरुष का देहांत होगा तो 4 महीने 10 दिन रहेगी। इसमें कोई आया है आपके पास कभी कि मुझे शरीयत का परमिट दे दो, मैं इद्दत करनी चाहती हूं, मैं निवेदन करवा नेता सदन से, तो इसमें महिला के विवेक पर छोड़ा जाए, वो चाहे करे वो चाहे ना करे। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्षा जी, मैं ये और कहना चाहता हूं, जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं पढ़ा है। आप देख लेना आज की तारीख 3 साल में आप आंकड़े इकट्ठा कर लेना, भ्रूण हत्या ज्यादा होंगी।
और जो परसेंटेज हमारा रेशो है औरत मर्द का, वो बढ़ेगा। आपने संपत्ति में अधिकार दिया है, बेटी को बाप की संपत्ति में अधिकार दिया है, हम मना नहीं करते, हमारी शरीयत में भी है। लेकिन अब अधिकार उसका, उसकी इच्छा पर नहीं है, उसे मिलेगा। 15 दिन, महीने, 2 महीने बाद सास डंडा उठाओगी बहू पे, जा बाप पर संपत्ति लेकर जाओ, पैसा लेकर आओ। मेरा यहाँ ये कहना है माननीय नेता सदन जी से कि आप इसमें सिर्फ इतना परिवर्तन कराएं कि आज बेटी यहाँ है, उसका अधिकार है, शादी के रजिस्ट्रेशन के बाद, फेरे निकाह होने के बाद जब ससुराल जाए, उस घर की संपत्ति में उसे अधिकार मिले, तो ना तलाक होगा ना विच्छेद होगी। मजबूरी बनेगी ससुराल वालों की उसका सम्मान करने की, उसका इज्जत करने की। ये कानून में होना चाहिए, इसमें बदलाव करना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई, वहां नहीं होगा, वहां करना पड़ेगा, नहीं है। ये 2-3 बदलाव हैं जो इसमें होना चाहिए। कब किया है? डेथ के बाद है ना? अरे भैया, हम भी समाज में रहते हैं, समाज का हिस्सा हैं। खास तौर से जो अधिनियम लाया गया है माननीय अध्यक्षा जी, जो मेरे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का हनन करता है। धारा 25 से लेकर 30 तक ये अधिनियम हनन करता है। धारा 44 में यह है कि भारत प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा, थोपेगा नहीं। पढ़ लो आप भी, प्रयास करेगा, थोपेगा नहीं। आप तो अग्रवाल जी थोप रहे हैं। दूसरा, आर्टिकल 25 अंतकरण की ओर धर्म के अबाध रूप को से मानने के आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो संविधान सभा है, बहुत महान लोग रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं और अनेक लोग हैं जिन लोगों ने व्यवस्था दी है, उसमें वो बहुत सोच समझ कर उन्होंने दी होगी, तब यहाँ तक पहुँचा है। कितने संशोधन हुए हैं। सहरा बानो केस जो भी है, वो भारत के लिए बहुत बड़ी नजीर नहीं हो सकता है। हो सकता कोई बहुत बड़ा, जो मैं रामचरितमानस की पढ़ी है चौपाई, उस जैसा कोई आदमी हो जिसपे कोई कानून लागू ही ना होता हो, उसके सामने सरकार, मैं दे दूंगा, सरकार उसके सामने बोनी साबित हुई हो। इसके साथ ही माननीय अध्यक्षा जी, शेरो शायरी का मैं आदी नहीं हूं, लेकिन मैं भी तलाश करके आज लाया हूं। मशहूर शायर मिर्जा गालिब का शेर है कि हर बात पे कहता है तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रही न ताकत एक गुफ्तार, अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। हुआ क्या सा मुसाहिब फिरते हैं इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ये उधर शेर वालों के सिस्टम हो। माननीय अध्यक्ष जी, बताओ, आऊंगा। हमारे लिए सुनाए ना आपने, तो सुना आपके लिए नहीं आए हम। वो तो वैसे ही आपके साथ नहीं है।
भारत के मुसलमान यहाँ सुन्नी मुसलमान हैं और सुन्नी मुसलमान नहीं शिया होंगे, लेकिन यहाँ हम सुन के ईमान लाए हैं और ईमान जो हम लाए हैं उसकी अवधारणा जो हमारे नबी हैं उनकी थी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। उधर हमारे जो पूर्वज रहे होंगे कई सौ साल पहले, जो जाति इस्लाम धर्म में है मानने वालों की, वही आपकी तरफ भी है। लेकिन हमारा जो कैटेगरी है, हमारा मानना है कि हम एससी से कन्वर्ट हुए हैं, एससी से कन्वर्ट हुए हैं और छुआछूत के कारण हम कन्वर्ट हुए हैं। हम एससी एसटी इससे कन्वर्ट होकर के ज्यादा लोग आए हैं। हो सके बाद में ब्राह्मण लोग भी कुछ कन्वर्ट हो गए हों कि वहां कम बच गए, इधर भी दान दक्षिणा हम लेंगे। डर की वजह से भी हो सकता है, डर की वजह से डरे होंगे उस समय। हाँ नहीं, मुगलों के जमाने। डर में धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है, डर में धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है, मेरा मानना है। 2 4 10 दिन को हो सकता है, 20 दिन को हो सकता है। हम छुआछूत अत्याचार समझ लीजिए कि हम एक साथ खड़े नहीं हो सकते, एक साथ खा पी नहीं सकते। इस्लाम धर्म कहता है अगर कोई दस्तरखान है, टेबल है खाने की, अगर उसको गरीब साथ नहीं है तो उसमें बरकत नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हम ये सोच रहे थे आने से पहले जो आपका अधिनियम है कि भाई अब हम समान हो जाएंगे, मेरा पोता पोती भी हो सकता दून कॉलेज में पढ़ने का धामी जी अधिकार दे दें, मेरे बच्चे भी मैक्स में इलाज करा लें, लेकिन जहां थे हम तो वहीं हैं। हमारे लिए मैक्स में तो है इलाज। ऐसी स्थिति पैदा करें कि जो भारत के यहाँ के उत्तराखंड के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप उनका अधिग्रहण करें और एक समान हम सबको लेकर चलें। भाई एक ही चीज है, समानता की बात कर रहा हूं, समानता की बात कर रहा हूं। यार ये यूसीसी कहाँ कह रहा है कि एक मेज पे खाना मत खाओ? वैसे भी हमने तो कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कह ही सबका रहे हैं, प्रयास। उस पर भी आ रहा हूं। ये उसी पे है सब। आयुष्मान सबको मिल रहा है, अगर हम सौभाग्य योजना सबको मिल अगर रही है। हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चिकित्सा शिक्षा फ्री करनी पड़ेगी और सबका इलाज वहीं होगा। नहीं, ये आयुष्मान एक ही योजना, साथ होगा। आयुष्मान योजना सभी को लाभ मिल रहा है। ये सैयदों में और अंसारियों में रिश्ता हो जाता है क्या? ये सैयदों में और अंसारियों में रिश्ता हो जाता है, थोड़ा बता दो। भाई आप सैयद है ना, आप नहीं तो हमें यहाँ भी खंडित कर क्या रखा मैं है। आपने एक बात रखी, मैंने अरे उसके बारे में कहा उपाध्याय है। जी, आप सब आपने पीड़ित हो छुआछूत की गए, बात हम इधर रखी, हैं। उस पर कह रहा हूं मैं। अरे फिर हम वही मैं जानना खींचते चाहता हो। हूं। सैयद किशोर उपाध्याय जी कह रहे हैं और मदनी मदन और क्या है भाई? तो सम्मानित अध्यक्ष जी, गौड़ शहजाद साहब, नहीं मैं तो अनुसूचित जाति से आया हूँ, मैं अनुसूचित जाति से आया हूँ और मेरी बिरादरी तेली है, मुझे उस पर ही गौरव है। चिंता न करो। सम्मानित अध्यक्ष जी, अभी बात हो रही कि हम आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, मानता हूं दे रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन जरूरत ही ना पड़े हमें। हाँ, हॉस्पिटल में कोई भी जाए वही इलाज होगा, जो मेरा होगा वो उनका होगा।
जो अग्रवाल जी का होगा वही उनका होगा। गरीब के लिए समान पीछे क्यों पड़े नागरिक हो भाई? संहिता मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? वो ही है। तो बहुत सी बातें कहने की हैं। कंक्लूड कर। 2 मिनट बोल रहा हूं आपसे। बहुत सी बातें कहने की हैं। अभी हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हम रामचरित्र पढ़ाएंगे एनसीईआरटी के अंतर्गत। मैं कहा भाई स्कूल तो खुलवा दो। स्कूल कहाँ पे पढ़ाएंगे? मदरसों में। हाँ। स्कूल तो खुलवा दो। बहुत दिन से मेरी मीटिंग हो ली, स्मार्ट मदरसे बनाएंगे। बजट के नाम पर फुट्टी कोट दी नहीं, स्मार्ट मदरसे बनाएंगे। कैसे बन जाएंगे भाई? भाई बिना पैसे के मैं चाहता हूं, नेता सदन है क्योंकि धाकड़ धामी है, कर सकते हैं, इच्छा शक्ति भी है। मांग मैं कर रहा हूं, इस्लाम जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके एरियो में अच्छे आप स्कूल बनवाएं, अच्छे मदरसे बनवाएं। धर्म और दुनिया एक साथ आप पढ़वाने का काम करें। हम आपके साथ खड़े होंगे, समाज आपके साथ खड़ा होगा। अगर 2-4% हमारे बच्चे मदरसों में जा रहे हैं तो ऐसी भी जगह है जहां व्यवस्था नहीं है, बहुत सी कमी है। बहुत लंबा बोलने भी जा सकता है, लेकिन शुरुआत तो धामी जी आपको ही करनी है। आपका उज्जवल भविष्य है, आप कर सकते हैं। जिससे उम्मीद होती है उस पर लोग मांगते हैं, जिससे उम्मीद नहीं है उससे नहीं मांगते हैं। आप स्मार्ट मदरसे खुलवाएं और देखिए आप लोग परिवर्तन लाएंगे। आज 3 तलाक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज जोर जबरदस्ती नहीं है। आज है तो जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये अपराध है। कोर्ट का आंकड़ा निकलवा लो। जिसकी 2 दिन बात नहीं बनती थाने में तहरीर, या तो पैसे दे नहीं तो 376 में जेल जा। इस पर भी कुछ होना चाहिए। अभी वही सब शहजाद भाई आपके बड़ा अच्छे आए हैं, अभी सब आएगा। और अभी इसका जो ड्राफ्ट बना है ना, उसके पीछे हेतु वही है जो आपने लास्ट में कहा। अभी बिल्कुल सबकी सुरक्षा विशेषकर से। हाँ, ये हमारे साथ है। नहीं, अर्जुन चांद का एक शेर है, अर्जुन सिंह चांद का, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी की क्या किए जाए, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, हालात यहाँ और हैं, दूर दराज इलाकों में दूसरे हैं। जो आज बच्चे पैदा करने की स्थिति है, मैं आज भी गांव में रहता हूँ, बहुत संघर्ष के बाद हम यहाँ आए हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पर अत्याचार भी बहुत हुए हैं जब हम नेता बने हैं, मदन भाई जानते हैं। कोई एक बात नहीं, हम कोई धड़ल्ले परिवार से नहीं है। हमने हर यातनाएं झेल करके यहाँ आए हैं और अत्याचार के विरोधी राजनीति में हम आना पड़ा। तो हम तो बिजनेस वाले दुकानदार लोग थे, हमारा क्या संबंध था? कुछ नहीं था। मेरे परिवार में कश्यप समाज रहता है, 11 बच्चे हैं, 2 औरत हैं। दूसरा है अपने निकाल दी, दूसरे की लाकर रख ली। इसके लिए भी आप परिवर्तन करें। बच्चे आज ज्यादा वहां है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान है, जहां रहन सहन निम्न है, 0 पे है। उनकी व्यवस्था सुधारें, उन्हें मुख्य धारा में लाएं, उनका जीवन ऊपर उठे। जो ठीक ठाक लोग हैं कहीं भी वो लाइन नहीं लगा रहे, उन्हें आवश्यकता नहीं है बच्चों की इतनों की। उन्हें पता तेरा घर बट जाएगा, तेरी जमीन बट जाएगी, और जिन्हें है कि वो है नहीं,
असरा खा लगा रेटा चला खा लगा मजदूरी करके। ये स्थिति जो जहां है वहां मान्यवर ज्यादा है। तो मैं अपनी बात को एक शेर के साथ ही चलो नहीं पड़ता मान्य अध्यक्ष जी छोड़ दो। हाँ रहा नहीं माने चलिए साहब लास्ट वाला दोबारा सुना देता हूँ। इस्लाम धर्म की जो खूबसूरती है वो एक साथ खड़ा होना, मस्जिद में एक साथ रहना, जमात के साथ नमाज पढ़ना। उनके हमारे घरों में मस्जिद नहीं है, बस्ती में मस्जिद है। जो जाएगा वहाँ जाएगा, जो रहेगा जिसका भी है सब अगर पढ़ने लगा और इतनी मस्जिद होगी। आज हमें मस्जिद बनवाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बनती ही नहीं। तो ये एक ही शब्द में खड़े हो गए महमूद और अय्याज। महमूद मतलब राजा, अय्याज मतलब मेरे जैसा गरीब, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ऐसी स्थिति पैदा करें, ऐसी स्थिति प्रदेश में पैदा करें कि छुआछूत छोटपन ये सब जाती रहे। और माननीय अध्यक्ष जी निवेदन करूंगा कि आप पास तो आज भी कर लेंगे, पास आप 1 महीना बाद भी कर लेंगे, लेकिन जो संशोधन आए हैं उन आप प्रवर समिति को सौंपते हुए बिल को उन्हें ला करके बहुत अच्छे ढंग से इसे आप पास करें। ये भी सपोर्ट करेंगे, मैं भी सपोर्ट करूँ। अपनी बात करना चाहूँ। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान जी। मुन्ना सिंह चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, कल से लेकर के आज तारीख तक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अलग अलग पहलुओं पर बहुत रोचक, बहुत लाइव डिबेट हुई। ठीक है, नजरिया है, पॉलिटिकल दायरे हैं, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं। ज्यादातर वक्त कानून की यूसीसी की बात कम हुई। माननीय सदस्यों द्वारा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में ज्यादा रुचि रही। वो अधिकार है, उस पर मुझे किसी पे आपत्ति भी नहीं हो सकती। अभी शहजाद जी को ही सुन रहे थे तो उन्होंने भी एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन फॉर्ज करने की तरफ इशारा किया। वो भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। मेरे लिए ये कोई पॉलिटिकल नैरेटिव का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल नैरेटिव का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, एब्रोगेशन ऑफ 370, एब्रोगेशन ऑफ 35A, कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल, ये तमाम सारी चीजें, एबोलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, ये हमारे कमिटमेंट है। आज से नहीं है, डेकेड से, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे। तब भी उन्होंने कहा एक देश, दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, एक देश, दो प्रधानमंत्री, दो झंडे, दो संविधान नहीं चलेगा। उसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दे दी, लेकिन इस विचार ने कभी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसा नहीं है कि विच इज बोर्न आउट ऑफ ब्लू, कि किसी ने कुछ कह दिया और उसके नाम पर लोगों ने नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। यदि हम अपने फाउंडिंग फादर्स की तरफ ही जाएं
जो हमारे संविधान निर्माता है, तो बाकायदा हमारे संविधान निर्माताओं ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के ऊपर अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और हम नाचीज है, हम कुछ नहीं है, हम पासंग के बराबर नहीं है, उन लोगों ने, अपार विद्वान लोगों ने डिबेट किया, एंड द कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जब बाकायदा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत सारी चीजें और आई गई, एक स्वरूप आया, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कि चेयर करते थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने उसमें जोड़ करके कहा, और ये जो आर्टिकल 44 है जिसके अंदर कहा गया है, जिसमें भारत के संविधान ने भारत के भविष्य की पीढ़ियों से, लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट से अपेक्षा की, जिसको उन्होंने लिखा, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोट अनकोट। जो ये कहा गया, फिर उसके बाद चूंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर एक जनरल बात कही गई कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को सीधे सीधे अदालत एनफोर्स नहीं करेगी, बल्कि इसको ग्रेजुअली एक ट्रांजिशन के साथ धीरे धीरे हम अपनी व्यवस्था में लाएंगे, और हमने लाया भी। हमने राइट टू एजुकेशन लाया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ही उसको, वी हैव ड्रॉन स्ट्रेंथ फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व उसके हैं, और आज मैं कह रहा हूं इस बात को बिना किसी राजनीतिक कारणों से कह रहा हूं कि चाहे उधर बैठे हुए माननीय सदस्य इधर बैठे हुए हों, ये हमारे लिए बहुत गौरव का पल है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में लीड किया, और उसके साक्षी बने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार ये निमित्त बनी है। इसलिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सरकार को कोटि कोटि बधाई देता हूं। मैं अपने लीडरशिप का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करूंगा। हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल सेटअप में इतना लैंडमार्क लेजिस्लेशन, देश और दुनिया की इतनी बड़ी राजनीतिक दल बिना किसी विचार किए हुए नहीं करती। कि लैंडमार्क डिसीजन, ये लैंडमार्क लेजिस्लेशन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यदि उत्तराखंड को इस बात के लिए चुना है कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो, तो ये हमारे श्रम के लिए, बल्कि मैं ये कहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, आप अच्छे से समझते हैं कि उत्तराखंड राज्य के, पता नहीं शब्द का मेरा ये मतलब सही निकलेगा या सही, उत्तराखंड राज्य के जीवन काल में दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट। वाटरशेड मूवमेंट है ये उत्तराखंड राज्य के जीवन काल में। और मैं आपको बता रहा हूं, आज चाहे हम समझ की वजह से, कम समझ की वजह से, या कम परसेप्शन की वजह से, या परसेप्शन की प्रॉब्लम की वजह से, या नैरेटिव की वजह से उसको नहीं कह रहे, ठीक है। कल सुमित जी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे अभी समय बताएगा इसमें क्या क्या खामियां। ट्रू, आज तारीख तक दुनिया के किसी भी जगह पर ऐसा कोई कानून नहीं बना जिस कानून ने समय के साथ, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा टेस्ट होता है, इसलिए हम शब्दावली भी कहते हैं टाइम टेस्टेड। समय ही बताता है समय समय पे कि क्या खामी है, कौन से लूप होल्स है, और हमारा काम है, हम ऑनरशिप लेते हैं इस बात की, हम भागते नहीं जिम्मेदारी से, हम ऑनरशिप लेते हैं कि कानून जो बनाएंगे उसमें जो लूप होल्स भी जरूर होंगे, समय के साथ कुछ डिफिकल्टीज भी सामने आएगी, उसको भी इरेडिकेट करेंगे, उसके लिए भी फिर से कदम उठाएंगे। लेकिन उसका मतलब यह है कि हम किनारे बैठे रहेंगे, लहरें गिनते रहेंगे। आपको समाज के अंदर प्रोएक्टिव होकर के चेंजेस लाने हैं, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम सोते जागते सब लोग, हमारा अदालत में भरोसा है, हम अदालत में विश्वास करते हैं, हम अदालत का सम्मान करते हैं। मेरे मित्र, कई बार जब मैं और प्रीतम सिंह जी बात करते हैं तो मीडिया से लेकर के, इधर से लेकर के लोग अपना बहुत आनंद उठाते हैं। दे कंसिडर अस टू बी द वेटिनोर, वी आर नॉट, वी आर फ्रेंड्स।
उन्होंने केशवानंद भारती का जो पहला लैंडमार्क जजमेंट था सर्वोच्च न्यायालय का, उसका जिक्र किया, लेकिन मेंशन करके छोड़ दिया, मेंशन करके छोड़ दिया। उसी केशवानंद भारती जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को कंपेल नहीं करना चाहिए, मजबूर मत करो कि कोर्ट को डायरेक्ट करना पड़े, कोर्ट्स को कहना पड़े कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हमारे संविधान ने हमसे अपेक्षाएं की है, उसके बारे में कदम उठाइए। उसी केशवानंद भारती केस में यही कहा। हमको यहां, यदि आप कहेंगे माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लैंडमार्क जजमेंट इन बीच द सुप्रीम कोर्ट manifest its desire for implementation of the Uniform Civil Code was His Holiness Keswanand Bharti versus State of Kerala. While examining the question whether the Parliament can abrogate the fundamental right in order to effect some of the directive principles of the state policy. जरा समझिए इसको। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, क्वेश्चन ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स है क्या उसको भी एब्रोगेट किया जा सकता है। तो परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो कॉमन सिविल कोड है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे छोड़ दिया गया कि भैया चौराहे पे से चाय पीते हुए कुछ बातचीत कर लेना, नेवर इंप्लीमेंटेड। इट इज ए रिजॉल्व ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स। कोर्ट कह रहा है आर्टिकल 44 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमने कदम उठाया, आर्टिकल 44 enjoins the state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India, desirable as it is, कोर्ट कह रहा है desirable as it is, the government has not been able to take any effective steps towards the realization of this goal. तो आपकी सरकारें 50 साल तक नहीं उठा पाई, तो हम उठा रहे हैं, इसकी सराहना करिए। धामी सरकार की इस बात के लिए सराहना करिए, भारतीय जनता पार्टी की इस चिंतन की सराहना करिए। मान्यवर सरला मुदगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इशू ये था, हिंदू हस्बैंड हु contracted a marriage under the Hindu law has attempted to solemnize a second marriage after converting to Islam. वो कह रहे हैं ना हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू कोड बिल है, उन्होंने कहा दूसरी शादी करनी है, कुछ दिनों के लिए मुसलमान बनता हूं, शहजाद साहब चले दूसरी शादी करनी, डिटेल्ड है, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फ्रस्ट्रेशन जाहिर की, अपेक्षा की, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस बात के लिए कहा, जस्टिस कुलदीप सिंह मेड अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इन सपोर्ट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन है। माननीय अध्यक्ष जी, कितनों की बात करें, अभी साहबानो केस की हम सभी बात करते हैं। साहबानो केस शहजाद साहब कह रहे थे, अरे साहब केस, लोग कहते हैं साहबानो को एक मसला था, जब नजीरें बनती है, कानून बनता है, तो कोई मसला ही होता है, लेकिन उन मसलों से ही भविष्य के दरवाजे और खिड़कियां खुलती है। मुस्लिम महिला को न्याय देने का एक कानून था, और मामूली केवल एक तलाकशुदा महिला को मेंटेनेंस देने का विषय था। लेकिन विक्रम जी, आदरणीय आर्या जी, हमारे वरिष्ठ हर दृष्टि से अपने ब्रूट मेजॉरिटी, अपने प्रचंड बहुमत के गरूर में, मैं कांग्रेस पार्टी को भी कहता हूं कि आज समय आपको उस बात के लिए रिपेंट करने के लिए, प्रायश्चित्त के लिए आज समय आपके पास है। अपने ब्रूट मेजॉरिटी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को बदल करके और आज तारीख तक मुस्लिम बहनों को उस अत्याचार से गुजरने के लिए आपने मजबूर किया। राजीव गांधी की सरकार ने 85 में साहबानो केस को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करने का आपने काम किया। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं,
यही बातें, यही तर्क तब भी तो कही जा रही थी जब ट्रिपल तलाक के हम कहते हैं कि इनह्यूमन है। वो साबानो था, सायरा बानो का केस था, और हमें फक्र इस बात का कि सायरा बानो केस में जो पिटिशनर थी, जिस बहन ने लड़ाई लड़ी, वो हमारे प्रदेश की निवासी है, काशीपुर की निवासी, और जीती। और आज आप जाइए, कोई गलतफहमी, जितना मर्जी आप नैरेटिव सेट करते रहिए। मानिए अध्यक्ष जी, आप खुद एक महिला हैं, आप जाइए बहनों के बीच में, आप जाइए मुसलमान बहनों के बीच में और पूछिए उनसे, हर पढ़ी लिखी मुसलमान महिला, लड़की, छोटी बहन, बेटी कहेगी कि हमें इस ड्रैकोनियन प्रथा से मुक्ति मिल गई है, हम समान का जीवन जीने के अधिकारी हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल हाँ ठीक है, इंप्लीमेंटेशन में कमी हो रही होगी, बहुत सारे लोग इवेड कर रहे होंगे इस लॉ को, तो लॉ लोग इवेड करेंगे, इस चक्कर में हम लॉ नहीं बनाएंगे, हम कानून नहीं बनाएंगे, लॉ लोग इवेड करेंगे। लॉ इवेजन का काम करने वाले लोगों के लिए हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, लेकिन उसके डर के मारे हम कानून नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और जो लोग धड़ेआम ये कहते हैं हम कानून को नहीं मानेंगे, तो मुन्ना सिंह चौहान नाचीज होते हुए मैं फिर भी ये कह रहा हूं, जो ये कहेगा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हम कानून को नहीं मानेंगे, उसे सोचना पड़ेगा कि उसके उत्तराखंड में रहना है कि नहीं रहना है। उत्तराखंड के कानून मानने के लिए हर उत्तराखंड का निवासी बाध्य है। यह इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी कि वो कहें कि हम कानून को नहीं मानेंगे। लॉ विल टेक इट्स कोर्स। मानिए अध्यक्ष, अभी आदरणीय प्रीतम सिंह जी कह रहे, अच्छा प्रेजेंटेशन था, अच्छी तैयारी से बोले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बड़ा एक पागलपन है कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हो। भाई ये नहीं कहा, उन्होंने आधा सेंटेंस ही पढ़ा, नोट करने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट द सेंटर हैज टू डू विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द लिविंग इन रिलेशनशिप। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केंद्र का काम छोड़ो ना, ये केंद्र को क्या लेना देना लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, और यह सच भी है। सुप्रीम कोर्ट का मैरिज सेंटर का किसी भी मैरिज रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैरिज रजिस्ट्रेशन एज पर द इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी डन इन द रेस्पेक्टिव स्टेट और द यूनियन टेरिटरी और द एनसीआर। सेंटर इज नॉट एन एजेंसी टू रजिस्टर द मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यूसीसी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप के मसले को रजिस्ट्रेशन का बात इसलिए नहीं कहा गया, उसकी भावना समझी, उसके पीछे कहा गया सुमित जी कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहे, देयर पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म्ड। उन कम उम्र के लड़के लड़कों को, उनके माता पिता को पता होना चाहिए। अभी तक तो आप सब लोग जो हैं काफड़ी जी, आप भारतीय परंपराओं की बड़ी बात कर रहे थे। तो भारतीय परंपरा तो यही है कि हम घर में बताते हैं माता पिता को कि साहब हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। अरे सुनिए साहब, हमारे यहां जब अरेंज मैरिज करते थे तो 30 साल में भी माता पिता को पूछ के ही करते थे। एक तरफ तो आप इतने परंपरावादी बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो दिस इज इंफ्रिजमेंट ऑफ द प्राइवेसी। हम बताना नहीं चाहते, लेकिन वो जो तमाम सारी चिंताएं जिसकी तरफ इशारा, कौन कलावा बांध के, कौन नाम बदल करके, कौन गुड्डू लिख करके, कौन सोनू लिख करके, किस प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं। 9 लोगों को मैंने 3 महीने के अंदर विदाउट एग्जैजरेशन कह रहा हूं काफरी जी, आप मेरे स्वभाव को भी जानते हैं, आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ एन स्पीकर। मैं आपको बता रहा हूं 9 लोगों को, ऐसे लोगों को मुझे जेल 3 महीने के अंदर भेजना पड़ा जिन्होंने डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करके, नाम छुपा करके, धर्म छुपा करके लड़कियों को फंसाने का काम किया
और जब उसके बाद असलियतें मालूम पड़ी। इसलिए ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि लिव इन रिलेशनशिप, बेशक बहुत बड़ा समाज भारत में इसे भारतीय परंपराओं के विरुद्ध मानता है, लेकिन जब सर्वोच्च कोर्ट ने सेटल कर दिया तो हम उसको कर कुछ नहीं सकते। लेकिन बाकायदा फिर भी स्टेट के डोमेन में जितना लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन स्टेट के डोमेन में आता है, उसको एक्सरसाइज करते हुए धामी की सरकार ने यह कानून बनाने का काम किया कि बाकायदा इस तरीके के जोड़ों को उनको अपने माता पिता को बताना पड़ेगा। कंक्लूड। एक अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई शादी ब्याह का मसले तक सीमित मसला थोड़ा ना है। इट इज एन प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। ये तमाम सारे वीमेन एम्पावरमेंट के मामले में अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे साहब, वो आप ये बालिकाओं को, महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार दे देंगे तो उसके बाद तो वो उसमें। देखिए साहब, मेरे ख्याल से हम में से कोई ऐसा भी नहीं है। वो एक कहावत है हमारे गांव देहात में कि कबूतर के आंख बंद कर देने से बिल्ली का डर खत्म नहीं हो जाया करता। हकीकत से आंख मिचोली नहीं की जा सकती। आज हमारे सबके पास कोई ना कोई केसेस ऐसे हैं जहां बहन का भाई के साथ मुकदमा, यहां तक कि मेरे पास तो ऐसे केसेस भी है जहां मां का बेटी के साथ मुकदमा है। तो उसके बारे में यदि हम कोडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। मैं जो एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी सरकार ने, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट तो सरकार के पास हो गई, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी में एक मेंबर थे जस्टिस प्रमोद कोहली जी। बड़ी मार्मिक बात माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने एक उनकी मैंने कुछ पंक्तियां कहीं पर पढ़ी। हम लोग हमेशा से देखते आए, कोई एक तराजू देखते हैं, उसमें पट्टी बंधा हुआ है और वो तराजू एक तरफ झुका हुआ है, क्या है, फलाना है, वो कानून है, पट्टी बांधा हो। तो हम कहते थे, हमारे यहाँ कहावत है देश में, कानून अंधा होता है। क्यों इंजीनियर साहब, कहावत है ना, ये कहावत है। हम क्यों कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट? ये डेडवुड नहीं है। भारतीय संविधान रोता है, हंसता है, उल्लास मनाता है, दुखी होता है, और जब कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो हमें गाइड करता है कि अमेंड। इसीलिए लिविंग डॉक्यूमेंट है कि 100 के करीब हम अमेंडमेंट कर चुके हैं। इसे टाइम टेस्टेड बोलते हैं। यही समय के साथ रेजिलियंस हमारे सिस्टम का, लचीलापन हमारा क्या है कि परिस्थितियों के मुताबिक हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। दैट इज द सक्सेस। जज साहब ने क्या लिखा, रिटायर्ड जज है, इंसाफ करने की कसम खाई थी, इसलिए आंखों पर पट्टी लगाई थी। इंसाफ हो बिन देखे बिन पहचाने, कानून ने कुछ ऐसी रस्म बनाई थी। मेरे खामोशी को मेरी कमजोरी माना गया, इसलिए मुझे बतौर अंधा कानून जाना गया। आगे उन्होंने जो कहा वो बड़ा मार्मिक है साहब। न मैं अंधा हूं, न मैं खामोश हूं, अपनी ही बंदिशों से रूपोश हूं, मैं समझ गया हूं। Why do we call that society is a dynamic process? Why do we call constitution is a dynamic document? Why do we say legislation is a dynamic process? Law making is a dynamic process. Requirement of the society is a changing environment. Resilience of the society is the success of the society. आगे उन्होंने कहा, मैं समझ गया हूं, मुझे संवरना होगा। ये जज लिख रहा है, मैं समझ गया हूं, मुझे संवरना होगा, अपनी ही, इसलिए अपने अंदाज को बदलना होगा। मैं समझ गया हूं, मुझे संवरना होगा, इसलिए अपने अंदाज को बदलना होगा। और आगे जो कहा है उसको सुन लीजिए साहब। वक्त आ गया है, आंखों से पट्टी खोली जाए। वक्त आ गया है, आंखों से पट्टी खोली जाए और सच्चाई आंखों के सामने तौली जाए, आंखें बंद करके नहीं। दिस इज द आवर, नीड ऑफ द आवर। हमारी और मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं साहब, कहां की बात करते हैं हम, किस कानून की, किस रिलीजियस कानून की बात करते हैं? देखिए, आप यदि बैकग्राउंड में जाएंगे अध्यक्ष जी। सर, इफ आई मे, मैम, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, देन यू कैन कमेंट।
यू आर अ वेरी एनलाइटेंड मेंबर। माननीय अध्यक्ष जी, तो होता रहा सभी धर्मों में। आप तो टीचर भी रही हैं, मुझे मालूम है। बाकायदा गैलीलियो जो साइंटिस्ट था, उसने ये कह दिया कि भाई ये तो झूठ कह रहा है चर्च कि सूरज पृथ्वी की चारों तरफ घूमता है, उल्टा है, पृथ्वी सूरज की चारों तरफ घूमता है। तो चर्च ने कहा फांसी की सजा, माफी मांगी तो कैद, जेल। और पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, पोप जॉन पॉल II तक गैलीलियो वॉज एन ऑफेंडर ऑफ द चर्च। वेटिकन सिटी में उनका नाम था दोषियों में, उन्होंने उस लिस्ट से नाम हटाया। लेकिन जिस सनातन को ढोंग कहा जाता था, जिस सनातन को ढोंग कहा जाता था, आदि ऋषियों ने कहा कि हमारा जो सौर्य मंडल है वो चक्कर काटता है। नासा से हजारों साल पहले सौर्य मंडल चक्कर काटता है। मॉडर्न साइंस ने कहा क्या बेवकूफ है, क्या ये सनातनी, क्या ये हिंदू धर्म की बात करने वाले कैसे अंधविश्वासी बात करते हैं। आज अध्यक्ष जी मुन्ना सिंह चौहान जैसा अनजान अज्ञानी व्यक्ति नहीं कह रहा है, आज नासा कह रहा है कि सूरज ही नहीं, पूरा सोलर सिस्टम जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो आकाश गंगा है, जो क्षीर गंगा है, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है। और जानते कितने स्पीड से चक्कर काटता है? 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और फिर भी उसको एक चक्कर काटने में 23 करोड़ साल लगते हैं। और सूरज जब से बनाए तब से अब तक केवल 19 चक्कर काट पाया मिल्की वे गैलेक्सी के। 20वां चक्कर चल रहा है। इतना ही नहीं, जो सर्न लैब बनी CERN, जिसमें गॉड पार्टिकल का परीक्षण हुआ। गॉड पार्टिकल उसका साहित्यिक नाम है, उसका साइंटिफिक नाम है हिग्स बोसॉन। और उसमें भी खुशी की बात यह है, जो बोसॉन नाम है वो भारतीय वैज्ञानिक थे, सत्येंद्र नाथ बोस, कैलकाटा विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनके नाम पर है। जब ये पार्टिकल का टेस्ट हुआ, आपको मालूम है 8-10 साल पहले वो खूब अफवाह चली थी, दुनिया खत्म होने वाली है। वो कई किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड लैब उसके लिए बनाई गई, वो दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। जब ये देखा गया और ये टेस्ट किया गया कि अस्तित्व क्या है, मैटर क्या है, वेट कहां से आता है, वजन कहां से आता है, E = mc², मासी ऊर्जा है, तो ये कहां से आएगा। तो जब उसका टेस्ट हुआ और जो सारी सब उसकी, जब वो लार्ज हेड कोलाइडर उसको बोलते हैं, जब उसको बाकायदा कोलाइड किया गया पार्टिकल्स को, तो जो एक्टिविटीज हुई, तो फिट्ज कैपरा उसी सर्न लेबोरेटरी का अध्यक्ष जी, फिट्ज कैपरा, मुन्ना सिंह चौहान नहीं, फिट्ज कैपरा द साइंटिस्ट ऑफ द सर्न लैब ने लिखा, सर्न लैब के एंट्रेंस पर भगवान नटराज की प्रतिमा लगाई गई। ये मैं इस पर पे कह रहा हूं, मैं सनातन की ताकत बता रहा हूं। भगवान नटराज की प्रतिमा लगाई गई और फिट्ज कैपरा ने कहा, द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स resembles with the cosmic dance of the Lord Shiva, quote unquote। कोई अंधविश्वास नहीं है, इट्स ऑल टाइम टेस्टेड। इसलिए लेकिन उसके बावजूद भी ये बाकायदा हमारा सनातन है कि हम सब चीज को लोग कहते हैं आज दुनिया में क्या चल रहा है, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, कोई कहता है विश्व फलाना दिवस। हम तो भैया पहले से पेड़ को तागा बांधते आए, हम तो पीपल को पानी देते आए, हम तो तुलसी के पौधे को पानी देते आए। हमारा सनातन ही अकेला ऐसा है जिसमें हम कहते हैं ओम पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, माननीय विश्व सदस्य, शांति। हम पूरे दुनिया के अल्टीमेटली इट इज ए साइंटिफिक ट्रीटाइज, लेकिन उसके बावजूद भी हम और हमारा विचार परिवार, हमारी सरकार इस बात को मानती है कि बदलती हुई दुनिया में सब चीजें करनी पड़ेगी। मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूं अध्यक्ष जी, उससे बड़ा सुमित जी कोई अवसर नहीं हो सकता। अभी शरीयत की बात कर रहे थे शहजाद भाई, कंक्लूड करिए। मैं सब कंक्लूड कर रहा हूं। सऊदी अरेबिया में अभी जो उनके क्राउन प्रिंस से जो प्राइम मिनिस्टर भी है, अभी लेटेस्ट सऊदी अरब, हमारे यहां तो हर चीज में फतवा हो जाता है, हमारे यहां सब चीज में पता नहीं क्या हो जाता है।
वहां पर सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस करते हुए कहा कि हम स्कूलों में गीता और रामायण को पढ़ाएंगे। सऊदी अरब में पढ़ाएंगे, सऊदी अरब में गीता और रामायण को पढ़ाएंगे। हाँ क्या बता, एक मिनट, हाँ क्या बता रहे हो? नहीं नहीं, सुमित जी कुछ कह रहे थे। पंडित नेहरू कौन बता रहे थे? अच्छा आप कह रहे थे, मैं बता रहा हूं पंडित नेहरू का। सऊदी अरब के प्रिंस, सऊदी अरब के प्रिंस 1955 में भारत आए। प्रिंस नहीं, किंग साउथ, किंग साउथ भारत आए। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। वो काशी गए जहां आज काशी विश्वनाथ है। तो पंडित नेहरू ने काशी के मंदिरों पर कलमा लिखे हुए पर्दे डलवा दिए थे और बनारसी नाम के जो, नहीं सुनिए, और उन्होंने लिखा था अदना सा गुलाम निकला उसका काशी से, अदना सा गुलाम निकला उसका काशी से, काशी के भूत खानों अपने मुंह छुपा लिए। ये ट्रीटमेंट आपने सनातन के साथ किया था। हम सुन रहे हैं, बड़ी पेशेंस से सुन रहे हैं। मुझसे ना पूछिए, आपको ऑथेंटिक नहीं है, फिर क्या जबरदस्ती बोल रहे हो? ना ऑथेंटिक नहीं है, बाकायदा। परसों ही सेलुलर जेल से आया हूं विजिट करके। इनके इस झूठ का भी जवाब दे रहा हूं। परसों ही सेलुलर जेल से, अंडमान की सेलुलर जेल से इस देश के महानायक परम बलिदानी वीर सावरकर के चरणों की धूल को माथे पे तिलक लगा करके आते हूं। दे मिल गई आजादी बिना खड़क बिना डर, ऐसी कोई आजादी नहीं मिली। माफीनामे, You go by the sacrifices of the freedom fighters. You go. अच्छा मुझे एक बात बताइए। अच्छा चलिए, नहीं बातें तो आप शुरू कर रहे हैं ना, आपने पूछा, इनका भी नाम लीजिए, मैं ले रहा हूं। अच्छा आप एक बात बताइए, अशफाकुल्लाह को आप क्या मानते हैं? नहीं क्या मानते? अशफाकुल्लाह को आप देशभक्त मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? नहीं, अशफाकुल्लाह को आप मानते हैं कि नहीं? वीर शहीद मानते हैं ना? तो अशफाकुल्लाह ने भी क्लेमेंसी अपील डाली थी, मर्सी पिटीशन। That does not mean he was not a freedom fighter. That does not mean he's not. That was his intelligence. Actually, he was a strategist. He knew how to dodge the Britishers. जी ऐसा कौन सा परिवार है जिसकी 4 पीढ़ियां जेल में गई? आपके लॉजिक के मुताबिक क्या भारत के इतिहास में हमें अभिनंदन को We try our level best to save the lives of our people. मान्य सदस्य कंक्लूड ये करिए। सब कुछ बोलेंगे, आप ये सब conclude कुछ करिए। कहेंगे, हम कुछ नहीं आप कहेंगे। कंक्लूड करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मान्य सदस्य प्लीज ये कंक्लूड। यूनिफॉर्म सिविल आप कोड अपनी बात को भारत conclude के आत्मा जिसमें उपस्थित है। निश्चित रूप से सुना। भारत के आत्मा के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लाया गया है। ये देवभूमि है, सभी वर्गों को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानना है और पूरे देश में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक टॉर्च बियर, एक मार्ग प्रदर्शक बनने का काम करेगा। मान्य अध्यक्ष जी, दृढ़ मत के साथ कहता हूं। मान्य अध्यक्ष अब हम जी, उठते हैं 3 बजे तक के लिए। मान्य एक सेकंड मान्य मान्य अध्यक्ष जी, जी, I अरे मेरा सवाल एक सवाल है मान्य अध्यक्ष जी, एक सवाल सर, मान्य अध्यक्ष जी, 3 बजे तक के लिए। 3 बजे बाद